हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है। तो ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है और उसके लक्षण कैसे होते हैं और उसके इलाज में किस तरीके की ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि ये वीडियो को पूरा देखें ताकि इस बीमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। गाइस 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले के अंदर चांदीपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव के अंदर सबसे पहले इस बीमारी का केस देखने को मिला। इसीलिए ये वायरस का नाम इस गांव के नाम से चांदीपुरा वायरस के नाम से जाना गया, जिसका टेस्टिंग पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर किया गया था। उसको CHPV यानी चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस के नाम से जाना गया। अभी थोड़े दिन से गुजरात के साबरकांठा और अरवली ज़िले के अंदर इसके कुछ केसेस देखने को मिले, जिनमें से टोटल 8 केस में से 5 बच्चों का तो मृत्यु भी हो चुका है। इसीलिए ये वायरस बहुत ही फैटल है। इसका मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ही ऊंचा होने के कारण ये बहुत चर्चा में है। ये बहुत ही जल्दी से फैलने वाला होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर तो पेशेंट को बहुत सीरियस बना देता है। 2004 में, 2006 और 2011 में साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसको केसेस देखने को मिले थे। 2014 में गुजरात के दाहोद जिले के अंदर भी इसके केस देखने को मिले थे। 2010 में चांदीपुरा वायरस की वजह से 17 बच्चों का डेथ हो गया था। वो केस आए थे गुजरात के खेड़ा, पंचमहाल और बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गाइस, अब हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के लक्षणों के बारे में कि उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो चांदीपुरा वायरस के लक्षण इन्फ्लुएंजा फ्लू के जैसे भी होते हैं और चांदीपुरा वायरस की वजह से ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी सूजन आ जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एनसेफेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में उसको? एनसेफेलाइटिस, जिसकी वजह से बच्चा कोमा में भी जा सकता है और मृत्यु तक भी उसकी हो सकती है, क्योंकि वायरस के ब्रेन पर इफेक्ट की वजह से ब्रेन का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है। ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता और इसीलिए चांदीपुरा वायरस के लक्षण एनसेफेलाइटिस के जैसे ही होते हैं। जनरली वायरस बच्चों के अंदर देखा गया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों में ही ये वायरस के लक्षण पाए गए हैं। अब उसके दूसरे लक्षणों के बारे में बात करें तो एनसेफेलाइटिस की वजह से ब्रेन में सूजन आ जाएगा, तो उसकी वजह से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सूजन की वजह से बॉडी के अंदर तीव्र मात्रा में बुखार, फीवर आ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके अलावा ड्राउजीनेस यानी पूरे दिन नींद का ना आना, इस तरह के सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद लिथार्जी यानी काम करने में आलस आना, इस तरह के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। बच्चा कोमा में भी जा सकता है। उसके साथ साथ बीमार को तीव्र हेडेक यानी सर दर्द भी होता रहता है। पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी पाई जाती है और पेशेंट अपना इमोशनल बैलेंस भी खो देता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के दौरे पड़ते हैं। पेशेंट को सीवियर डायरिया यानी और वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर वीकनेस भी आ सकती है, पूरे बॉडी के अंदर भी आ सकती है या कोई एक पार्ट के अंदर भी वीकनेस आ सकती है। पेशेंट को एपिलेप्सी यानी मिर्गी या खींच के दौरे भी पड़ सकते हैं। तो गाइस, ये हो गए चांदीपुरा वायरस के तमाम लक्षणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका रूट कोज के बारे में कि ये आता कहाँ से है और कैसे फैलता है, यानी उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो मेनली चांदीपुरा वायरस जो है वो सैंड फ्लाइज द्वारा ही फैलता है। इसके अलावा कुछ मॉस्किटोज़ है, कुछ मच्छर है और कुछ टिक्स है, उसके द्वारा भी ये फैलता है, मगर मुख्यत्वे सैंड फ्लाइज द्वारा ही फैलने को देखा गया है। ये सैंड फ्लाइज का रंग मिट्टी के जैसा होता है, इसीलिए उसको सैंड फ्लाइज कहा जाता है। अगर इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज काट ले तो वायरस ह्यूमन के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वायरस के लक्षण नज़र आने को लगते हैं। एक और चीज़ ये भी है कि जो सैंड फ्लाइज है वो बारिश का टाइम होता है कि जो अभी चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, तो उसके दौरान ये सैंड फ्लाइज बढ़ जाती है। और ये सैंड फ्लाइज रहती कहाँ पर है? तो कीचड़ में और मिट्टी के जो बने हुए मकान होते हैं उसकी दीवारों के अंदर खास तौर पर देखने को मिलती है। ऐसे में बारिश की सीज़न में बहुत सारी संख्या में देखी जाती है। ये जो वायरस है बॉडी में जब एक बार चला जाता है तो न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करता है और न्यूरॉन का डीजनरेशन कर देता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यू होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिंग टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 नर्वस टिश्यू। उन सभी टिश्यू में से हर एक टिश्यू एक बार ख़त्म हो जाने के बाद पुनः जीवित हो सकते हैं। जैसा कि आपको चोट लगी,
स्किन पर एपिथेलियल टिश्यू में डैमेज हो गया तो त्वचा में फिर से वो टिश्यू रीजनरेशन पुनः निर्माण हो जाएगा। परंतु ब्रेन में होने वाला नर्वस टिश्यू के सेल, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, उसका एक बार डीजनरेशन हो जाने के बाद फिर से रीजनरेशन यानी पुनः निर्माण नहीं हो सकता। तो ये वायरस जो है इसीलिए इतना ख़तरनाक साबित होता है कि वो डायरेक्ट न्यूरॉन पर ही अटैक करता है। इसीलिए गाइस ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। गाइस अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए कौन से उपाय और कौन सी ट्रीटमेंट आजमाई जाती है उसके बारे में। तो ये वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक तो कोई नहीं है, परंतु उसका अर्ली डिटेक्शन, अर्ली उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा पेशेंट को, और उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ज़रिए से इसका इलाज किया जाता है। जैसे कि पेशेंट को फ़ीवर है तो फ़ीवर की ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसको बुखार है और पेशेंट को सर दर्द है तो सर दर्द की ट्रीटमेंट की जाएगी। जैसे जैसे सिम्टम्स नज़र आएंगे उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। अब इसको फैलावे से बचने के लिए सबसे पहले तो सैंड फ्लाइज जो होता है जिससे ये रोग फैलता है, तो उसको अपने आसपास पनपने ही ना दे। प्रॉपर हाइजीन का बहुत ध्यान रखें और पर्सनल हाइजीन पर भी ज़्यादा फोकस करें। पक्के घरों में रहे। अगर कच्चे घरों में रहते हैं तो घरों में या आसपास में मड यानी कीचड़, कूड़ा वगैरह ना होने दे। पानी को आसपास एक जगह स्टोर ना होने दे। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे हम सैंड फ्लाइज को ग्रोथ अटका सकते हैं। और सैंड फ्लाइज ज़्यादा नहीं होगी, और सैंड फ्लाइज ज़्यादा नहीं होगी तो चांदीपुरा वायरस को हम फैलता हुआ अटका सकेंगे। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हो गई चांदीपुरा वायरस के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो गाइज़ अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।